नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन विलियन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम यहां पर बात करेंगे आदर्श अनादर्श प्रकार के विलयन के बारे में, राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट का नियम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उस जो राउल्ट का नियम है उसको हम ऑलरेडी वहां पर बात कर चुके हैं, उसके बारे में लास्ट जो वीडियो हमने की थी। आज हम बात करेंगे आदर्श विलयन के बारे में, भी हम बात कर चुके हैं। आदर्श विलयन में आपको कुछ ये बताया गया था कि आदर्श विलयन के लिए कुछ स्थितियां होती हैं। किसी भी आदर्श विलयन के लिए 4 स्थितियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, और वो 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं आप उसको बड़े ध्यान से देखिए। वो 4 स्थितियां देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो जो आदर्श विलयन होगा वो किसका पालन करेगा? राउल्ट के नियम का पालन करेगा। दूसरा, जो आदर्श विलयन होगा उसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब सॉल्यूशन की एंथैल्पी, मतलब मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है उसका मान कितना होगा? 0। उसके बाद में तीसरा डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब आयतन में परिवर्तन भी क्या होगा? 0। और इसके अलावा ये राउल्ट के नियम का पालन, ये 3 चीजें इसके अंदर आवश्यक होती हैं। इस सबसे पहले तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, दूसरा इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 होती है, तीसरा इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 होती है, और चौथा इसके अंदर ये होता है कि ए तथा ए व बी तथा बी के बीच का जो बल होता है वो ए और बी के बराबर होता है। मतलब अगर हमारे पास एक विलायक मान लो ए और ए है और विलायक बी और बी है, तो इन दोनों इसके बॉन्ड टूटेंगे, इसके बॉन्ड टूटेंगे और एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा। वो कौन सा होगा? ए बी। तो अब यहाँ पर यह बताया गया है कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन के बारे में, नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जिन विलयनों में उपयुक्त गुणों का अभाव होता है, अर्थात वह विलयन जो समस्त ताप और समस्त सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। इस नियम से विचलन दर्शाते हैं। अब विचलन के आधार पर अनादर्श विलयन, देखो अनादर्श विलयन के लिए जब हम बात करें, अगर हम बात करते हैं अनादर्श विलयन के बारे में, अनादर्श विलयन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये क्या नहीं करते? राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। सबसे पहली बात, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। दूसरी चीज देखो, आदर्श विलयन से जस्ट उल्टा होगा इसके अंदर। दूसरी चीज ये है कि इनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो 0 के बराबर नहीं होती। तीसरी चीज इनके लिए क्या होगी कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है वो भी 0 के बराबर नहीं होती। और चौथी चीज यहां पर ये होगी कि ए और बी के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ए और बी के बराबर नहीं होता। तो ये 4 चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं अनादर्श विलयन में। अब ये अनादर्श विलयन जो होते हैं, अनादर्श विलयन में एक 5वीं और महत्वपूर्ण चीज है कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं? अनादर्श विलयन होते हैं 2 प्रकार के। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। 2 प्रकार देखिए कौन कौन से होंगे। 2 प्रकार के हैं, तो इसमें सबसे पहला होगा जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और दूसरे होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं जो अनादर्श विलयन है। सबसे पहले तो अनादर्श विलयन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अनादर्श विलयन के अंदर गुण कौन कौन से पाए जाते हैं? एकदम अपोजिट है आदर्श विलयन से। अनादर्श विलयन जो होता है ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, किसी भी परिस्थिति में नहीं करता। दूसरा, इसके लिए डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी परिवर्तन मिक्सिंग का 0 के इक्वल नहीं होता।
मतलब या 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा। उसके बाद डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है ये भी 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब आयतन या तो बढ़ेगा या कम होगा। उसके बाद ए और बी मतलब विलय और विलायक के जो कण होते हैं उनके बीच का जो बल होता है वह बल बराबर नहीं होता उस मिश्रण के जो कण हैं उनके बीच के बल के। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो अनादर्श विलयन होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाला और एक होता है राउल्ट के नियम से नेगेटिव डेविएशन दर्शाने वाला, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला। इसी को हम यहां पर पढ़ते हैं। देखिए यदि विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक हो, यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में पता होनी चाहिए। देखो यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब क्या है, सबसे पहले अपने बात करते हैं धनात्मक विचलन में। धनात्मक विचलन में क्या होता है कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वेपर प्रेशर जब आदर्श से अधिक हो, विलय और विलायक से अधिक हो, वाष्प दाब अधिक हो तो क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, और जब कम हो तो नेगेटिव डेविएशन होता है। देखो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले के लिए ग्राफ ऊपर की तरफ, ओरिजिनल ग्राफ ये वाला है, जबकि इसके लिए ग्राफ ऊपर की तरफ प्रदर्शित किया जाता है, और जो ऋणात्मक विचलन होता है उसके लिए ग्राफ नीचे की तरफ प्रदर्शित किया जाता है। हम यहाँ पर बात करते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले किसी यौगिक किसी विलयन के बारे में। सबसे पहली बात, यदि द्रव ए और बी के विलयन में अंतरा आणविक आकर्षण बल ए बी का मान शुद्ध द्रवों के अंतरा आणविक आकर्षण बल ए तथा बी से कम है तो विलयन में विलायक के अणु आसानी से सतह छोड़कर वाष्पीकृत हो जाएंगे। इस प्रकार वाष्प दाब बढ़ जाएगा अर्थात धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। उदाहरण के लिए एथेनॉल में द्रव के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं और वाष्पीकृत नहीं हो पाते। यदि हम इसमें साइक्लोहेक्सेन मिला दें तो एथेनॉल अणुओं के मध्य साइक्लोहेक्सेन के अणु आ जाएंगे, जिससे एथेनॉल के अणु जो होंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे और इनके मध्य का आकर्षण कम हो जाएगा और आसानी से विलयन की सतह छोड़कर वाष्पीकृत हो जाएंगे। अतः इस विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है। जिसका मतलब ध्यान रखना है कि जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले होते हैं उनका वाष्प दाब सामान्य विलयन के वाष्प दाब से अधिक पाया जाता है। ठीक है, उनका वाष्प दाब सामान्य विलयन के वाष्प दाब से अधिक पाया जाता है। एथेनॉल, और अब इसके एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का, ये दोनों। उसके अलावा एसीटोन और एथेनॉल का, बेंजीन और एसीटोन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन का, जल और मेथेनॉल तथा एथेनॉल का। ये सारे के सारे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होते हैं। अब देखिए इसके लिए होगा क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग का मान धनात्मक होगा। अब जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करते हैं, उनके लिए पहली चीज डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहां हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी वो 0 से बड़ी होगी। उसके बाद अतः ऐसे विलयनों को बनाने में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ध्यान रखना है डेल्टा एच मिक्सिंग जिसके लिए होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग जिसके लिए पॉजिटिव होती है वो ऊष्मा शोषी प्रकार की विक्रिया, और डेल्टा एच मिक्सिंग जिसके लिए नेगेटिव होती है वो ऊष्मा क्षेपी प्रकार की विक्रिया है। उसके बाद में विलयन के आयतन में वृद्धि होती है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 से ज्यादा होगा, अर्थात ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज वाष्प दाब बढ़ता है। अगर हम बात करें धनात्मक विचलन बताने वाला, जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला जो यौगिक है, जो विलयन है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो देखिए क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन, इसमें सबसे पहले ए इसके अंदर क्या होगा, इसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। वाष्प दाब क्या होगा, अधिक। दूसरा ए और बी का अंतराण्विक आकर्षण बल
आकर्षण बल A तथा A व B तथा B के आकर्षण बल की तुलना में के आकर्षण बल की तुलना में कम होगा। ठीक है। उसके बाद में तीसरा देखिए, तीसरा है डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, 0 से ज्यादा। यहां हम ये कह सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर होगी तो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, ऊष्मा शोषी प्रकार की, एंडोथर्मिक प्रकार की रिएक्शन होगी। उसके बाद फोर्थ चीज इसके अंदर क्या है, वो ये है कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी ये भी 0 से ज्यादा होगी, अर्थात आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो ये चार चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसका सबसे पहले एग्जांपल कौन सा होता है, एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल इसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा एथेनॉल के अंदर आप कार्बन डाइसल्फाइड डाल सकते हैं, एथेनॉल के अंदर कुछ भी अलग चीज इसके अलावा डाल देते हैं। एथेनॉल प्लस, यहाँ एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होते हैं। इनमें चार चीजें महत्वपूर्ण रूप से होंगी, वाष्प दाब बढ़ जाएगा, दूसरा ए और बी का अंतराणिक आकर्षण बल जो है वो ए और बी के अंतराणिक आकर्षण बल की तुलना में कम होगा, और नेक्स्ट डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से ज्यादा होगी, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगी, ऊष्माशोषी प्रकार की क्रिया है। और नेक्स्ट है डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी उसके वो ज्यादा हो जाएगी 0 से, और आयतन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले यौगिक, जिसके एक एक दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और मेन इनका जो ग्राफ है वो आपको याद रखना है। ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या है, यदि विलयन बनने में दोनों अवयवों का मतलब होता है विलय या विलायक, विलय और विलायक दोनों अवयवों के अणुओं के मध्य का ए बी आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल ए अथवा बी से अधिक हो जाए, मतलब ए बी जो होता है, ए बी क्या हो जाए, ए से या बी से अधिक हो जाए तो अणु मजबूती से बंध जाते हैं और सतह से निकलकर आसानी से वाष्पीकृत नहीं हो पाते। अतः ऐसे विलयनों का वाष्प दाब अपेक्षा से कम हो जाता है। ये विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ यदि क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को मिला दिया जाए, ध्यान रखना यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म जोड़ा गया है, यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन जोड़ा गया है, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ में अगर हम एसीटोन को मिला दें तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला दे तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, जिसके कारण आकर्षण बल बढ़ जाएगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ एग्जांपल्स और हैं, इनमें से आपको तीन कोई भी एग्जांपल इसके याद रखने हैं। एसिटिक एसिड और pyridine, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर, एसीटोन प्लस एनिलीन, जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, मतलब जल के साथ में किसी खनिज अम्ल को जब हम डालते हैं HNO3 HCl में से, तो वो भी एक प्रकार का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, इनके लिए सब कुछ ऋणात्मक होगा। इनके लिए सबसे पहले तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी, सबसे पहले तो क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग, इससे 0 बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज इनके लिए क्या होगा, इनके लिए ये मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रकार के हैं। दूसरी चीज इनके लिए आयतन में कमी हो जाएगी, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो हो जाएगी, डेल्टा वी मिक्सिंग से भी 0 ज्यादा हो जाएगी, जिसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए यहां पर आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो आदर्श और सबसे पहले तो आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अब उसके बाद जब आदर्श और अनादर्श विलयन पाए जाते हैं तो आदर्श और अनादर्श विलयन जो हैं
इनके मध्य मुख्य अंतर क्या होता है, और इन अंतर के बाद में जो चीज हमें याद रखनी है वो इस प्रकार से याद रखनी है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में जो अनादर्श विलयन है ये कितने प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, जिसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा, और उसका वाष्पीकरण आसानी से होने के कारण उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो होता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, जिसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होता है, और उसके वाष्प दाब का मान भी कम होता है। और उसके जो ए और बी मतलब विलयन बनने के बाद जो उसके अवयव होते हैं उनके मध्य का आकर्षण बल जो है वो ए और ए तथा बी और बी के आकर्षण बल से कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो है इनके ग्राफ। इनके ग्राफ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं जिससे कि आप इनको आसानी से बना सकें। इसके ग्राफ आप बना लीजिए, जिसमें आप ये देख रहे हैं धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है और ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। इनको मैं अलग से कहीं बना भी देता हूं। देखिए, हम जब धनात्मक विचलन के बारे में बात करते हैं ये धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ बना रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले जब हम धनात्मक विचलन के बारे में बात करेंगे तो धनात्मक विचलन के लिए एक को यहां से यहां तक भेजेंगे। देखो, ये तो इसका मुख्य होता है ऐसे, ठीक है, और इनमें से ये विलायक है, विलय है, ठीक है, इनमें से कोई भी किसी चीज को आप मान सकते हो, और ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। ये तो सामान्य तौर पर ग्राफ होता है। यहां पर एक्स ए बराबर क्या होगा 1 और एक्स बी बराबर क्या होगा 0। यहां पर एक्स बी बराबर क्या होगा 1 और एक्स ए बराबर क्या होगा 0, ठीक है। यहां पर आप मान लीजिए किसी एक चीज का, मान लीजिए यहां पर किसका है, अगर विलायक की मात्रा ज्यादा है तो ये विलायक का आ जाएगा, और यहां पर ये बीएस आ जाएगा, यहां पर दूसरी का आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये ग्राफ बनता है सॉल्यूशन बनने के बाद में, लेकिन जब मैं धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता हूं तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ऐसे। ये रेखा ऊपर चली जाएगी, ये भी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, और ये भी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का होता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो, ओरिजिनली यहां पर आना चाहिए था, जो डॉटेड लाइन है वहां पर इसको आना चाहिए था, लेकिन आया कहां पर, उसके ऊपर। तो इस तरीके से यहां पर वो जो ग्राफ दे रखा है उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ग्राफ बनते हैं। जो आनी चाहिए उसके जस्ट ऊपर अगर आएगा तो वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और अगर उसके नीचे आएगा तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजोट्रॉप्स के बारे में। देखिए, एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझिए। अनादर्श विलयन में एक विशेषता होती है कि यह निश्चित संघटन पर स्थिर क्वाथी मिश्रण अथवा एजोट्रॉप बना लेते हैं, अर्थात एक तापमान पर ये अपने संघटन को बिना बदले, एक किसी निश्चित तापमान पर अपने संघटन को बिना बदले लगातार उबलते रहते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है एजोट्रॉप या स्थिर क्वाथी। अर्थात वह अनादर्श विलयन जो किसी एक ताप पर अपने संगठन को बिना बदले हुए, अपने संगठन में परिवर्तन ना किए हुए, अपने जो कंपोजिशन है उसमें किसी भी प्रकार की चेंज ना लाते हुए एक निश्चित ताप पर उबलते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एजोट्रॉप या स्थिर क्वाथी प्रकार का मिश्रण। अब ऐसे विलयन जब अपना संगठन ही नहीं बदल रहे, मतलब ए और बी को हमने जोड़कर बना दिया और वो दोनों मिलकर ही उबलने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या उसको प्रभाजी आचरण द्वारा अलग कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों ने सोल्यूशन बना लिया और दोनों मिलकर के एक ही टेम्परेचर पर उबलना प्रारंभ कर देते हैं, तो हम उनको कभी भी किसी भी स्थिति में प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा पृथक नहीं कर सकते। अब अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए जो एजोट्रॉप्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। यहां पर थोड़ा थोड़ा आपको इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं और उनके एग्जांपल्स के बारे में जरूर याद रखना है। एक होते हैं लो बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, जिसको निम्न क्वथन एजोट्रॉप कहते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उल्टा होता है। देखिए, धनात्मक वाले तो लो बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं और ऋणात्मक वाले हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं।
वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अब इनमें किसी एक अवयव की मात्रा बढ़ाने के साथ मिश्रण का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, उच्चतम, और विलयन का ताप क्या हो जाएगा, न्यूनतम। इस बिंदु पर विलयन क्या हो जाएगा, उबलने लग जाएगा, और बिना संघटन बदले ही लगातार उबलता रहेगा। यही एज़ोट्रॉप का क्वथनांक बिंदु होता है। अब ध्यान रखना, इसको निम्न क्वथन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एज़ोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनके दोनों कंपोनेंट के, मतलब विलय और विलायक के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। दोबारा बता रहा हूं मैं, निम्न क्वथन या लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का मतलब है इस प्रकार के विलयन जिनका बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रकार के विलयन जिनका बॉइलिंग पॉइंट इसके घटक, इसके कंपोनेंट के जो अवयव है, इनके जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट की तुलना में कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। ठीक है, जिसका मान दोनों अवयवों के क्वथनांक बिंदु से कम होता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, इसी कारण इसको बोलते हैं निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप। अब देखिए एग्जांपल, यहां पर देखो, एसीटोन के लिए क्वथनांक कितना है, 55 डिग्री सेल्सियस, और CS2 के लिए क्वथनांक कितना है, 46 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को हमने मिला दिया, इनको मिलाने से एक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला एक विलयन का निर्माण होता है। अब देखो, जो इनका एज़ोट्रॉप है ये वाला, और इसका क्वथनांक कितना है, इसका क्वथनांक है लगभग 32 या 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका क्वथनांक भी ज्यादा और इसका क्वथनांक भी ज्यादा, लेकिन जो इनका विलयन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, इसीलिए इसको बोलते हैं निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप। चलिए नेक्स्ट हम उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप के बारे में बात करते हैं। उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप क्या होता है, देखिए, उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप, हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब इनमें किसी भी अवयव की हम मात्रा बढ़ा दें, मतलब जिसकी मात्रा बढ़ाएंगे वो ऑब्वियसली वो एक विलायक ही होगा, जिसकी हम मात्रा बढ़ाएंगे उसका मिश्रण का वाष्प दाब घटता जाता है, और एक ऐसा बिंदु आता है तो विलयन का वाष्प दाब न्यूनतम हो जाएगा और टेम्परेचर उच्चतम हो जाएगा। तो उस क्वथनांक बिंदु पर उबलने लगेगा और पूरा का पूरा मिश्रण बिना अपने संघटन में कोई परिवर्तन किए उबलता रहेगा। पूरा का पूरा मिश्रण बिना अपने संगठन में कोई परिवर्तन किए उबलता रहेगा। लेकिन यहां पर उच्च क्वथन के अंदर एक महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, एज़ोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके दोनों घटकों के, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, लेकिन फिक्स होता है, ज्यादा होता है। निम्न क्वथन में दोनों घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, उच्च क्वथन में दोनों घटकों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो यहां पर देखिए, एसीटोन का 55 है और CaCl3 का 61 है, लेकिन जब हम बात करते हैं एसीटोन में CH3Cl से एक एज़ोट्रॉप का फॉर्मेशन होगा तो उसका कितना होता है, लगभग 64 डिग्री सेल्सियस। उसका कितना होता है, लगभग 64 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इसका 55, मतलब घटक A का 55, या हम ये कह दें कि इसके जो विलायक है उसका 55, जो विलय है उसका 61, लेकिन जो इनसे विलयन बना उसका इन दोनों से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, 65 हो गया। इसको बोलते हैं उच्च क्वथन प्रकार का एज़ोट्रॉप। तो दो प्रकार के एज़ोट्रॉप हैं, एक अगर एसीटोन के अंदर CS2 को मिला दिया जाए, आपको एसीटोन का एग्जांपल याद रखना, अगर एसीटोन के अंदर CS2 को मिला दिया जाए तो निम्न क्वथन प्रकार का आएगा, और अगर एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म को मिला दिया जाए तो उच्च क्वथन प्रकार का आ जाएगा। इससे आप दो चीजें सिद्ध कर सकते हो, दो चीजें इकट्ठी याद रख सकते हो कि जो निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप होता है वही धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है राउल्ट के नियम से। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है, और जो उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप होता है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। तो ये आपको इसके एग्जांपल्स भी इसी के साथ में क्लियर हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा निम्न क्वथन होता है और कौन सा उच्च क्वथन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलयनों की सांद्रता को दर्शाना। कई प्रकार से इसको दर्शाया जा सकता है। इसके भार मात्रक भी होते हैं, मतलब वेट, और दूसरे इसके आयतन या वॉल्यूम मात्रक भी होते हैं, भार आयतन भी होते हैं। ठीक है, किसी विलयन में कौन सा अवयव कितनी मात्रा में घुला हुआ है यह विलयन के संगठन से प्रदर्शित होता है। किसी विलयन का जो प्रमुख अवयव है उसको विलायक कहते हैं, और जो शेष बचे होते हैं उसको विलय कहते हैं। किसी विलयन में विलायक की एक निश्चित मात्रा में, अब सांद्रता क्या होती है उसकी परिभाषा देखिए, किसी विलयन में विलायक की एक निश्चित मात्रा में, मान लीजिए 100 ml हमारे पास विलायक है, वो निश्चित मात्रा होगी।
एक निश्चित मात्रा में विलय की कितनी मात्रा घुली है, यह उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन में विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय की कितनी मात्रा घुली है, यह उसकी सांद्रता कहलाती है। और दो प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक होता है भार भार, जिसमें विलय और विलायक दोनों को ही भार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या इसमें विलयन भी लिया जा सकता है। और एक होता है भार आयतन, उसको भी अभी हम बात करेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भार भार प्रकार के मात्रक होते हैं, क्योंकि ये जो भार होता है ये कभी भी डिपेंड नहीं करता आपके टेम्परेचर पर, इस वजह से भार भार मात्रक कभी भी टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होते। सबसे पहले मोलरिटी, मोललता को स्मॉल m से लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है विलय पदार्थ के उन मोलों की संख्या जो विलायक के 1000 ग्राम में विद्यमान हो। ध्यान रखना, विलायक के, विलय पदार्थ के किसी विलय के मोलों की वह संख्या जो विलायक के 1000 ग्राम के अंदर घुली हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं, और मोलल विलयन कहलाता है। ठीक है, अब इसको अगर आगे हम करेंगे, नेक्स्ट इसका एग्जांपल भी करेंगे, तब आप और समझ सकते हैं इसको। प्रतिशत भार, कई स्थानों पर प्रकार जो उसकी सांद्रता उसको प्रतिशत भार में व्यक्त करते हैं, अर्थात 100 ग्राम विलयन में ये विलायक है, विलायक के 1000 ग्राम में मोलों की कितनी संख्या घुली है उसको उसकी मोललता कहते हैं। और 100 ग्राम विलयन में किसी पदार्थ की, चाहे वो विलय है और चाहे वो विलायक है, उसकी कितनी मात्रा है उसका भार प्रतिशत कहलाता है। उसके बाद है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक महत्वपूर्ण प्रकार की इकाई होती है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऊपर वाले का मात्रक मोललता का स्मॉल m होता है, प्रतिशत भार का w परसेंटेज होता है। उसके बाद है मोल भिन्न। किसी पदार्थ की मोल भिन्न का मतलब क्या है, किसी अवयव की जिसकी हमको मोल भिन्न ज्ञात करनी है, मोल फ्रैक्शन जिसकी हमको ज्ञात करनी है, उसके मोलों की संख्या और जो कुल मोल है उसके, उनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है किसी अवयव की मोल भिन्न। जैसे विलय के मोलों की संख्या n है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो विलयन के कुल मोल कितने हो गए, n प्लस n। विलय के मोल भिन्न कैसे ज्ञात होगी, स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N। विलायक की मोल भिन्न कैसे हो जाएगी, कैपिटल N अपॉन n प्लस कैपिटल N। गैसीय अवस्था में भी क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में पदार्थों की आपेक्षिक मात्राओं को आंशिक दाब से व्यक्त किया जाता है। तो गैस का आंशिक दाब और गैसीय मिश्रण का कुल दाब। आंशिक दाब का मतलब होता है किसी एक गैस के लिए जब दाब हम ज्ञात करते हैं उसको फ्रैक्शनल टेम्परेचर बोलते हैं, आंशिक दाब, और जो पूरा उसका विलयन होता है उसके लिए कुल दाब शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक का मतलब है जिसमें विलय की मात्रा को, ध्यान ये रखना है, जो विलय है विलय की मात्रा को भार में प्रदर्शित किया जाएगा और विलायक या विलयन की मात्रा को आयतन में प्रदर्शित किया जाएगा। विलय की मात्रा को भार में प्रदर्शित किया जाएगा, अब दोनों में विलय की मात्रा को भार में ही प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जो भार भार मात्रक है वहां पर विलायक या विलयन की मात्रा को भी ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो विलय है उसको भार में और विलायक जो है उसको या विलयन जो है उसको आयतन में प्रदर्शित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने आयतन शब्द का प्रयोग कर लिया, इस वजह से टेम्परेचर से भी प्रभावित होंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आयतन बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने के साथ साथ आयतन के मान में कमी होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये मोलरता है। मोलरता का मतलब क्या है, विलय के उन मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में विद्यमान हो। ध्यान रखना, वहां पर 1000 ग्राम विलायक का था और यहाँ पर 1 लीटर विलयन का है, ये ध्यान रखना। मोलर विलयन होता है और इसकी जो मात्रक होता है वो m होता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, नॉर्मलता। अब ये नॉर्मलता वगैरह के अंदर भी यही होता है कि कोई पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मलिटी कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, और इसको नॉर्मल विलयन कहते हैं, फॉर्मलता। अब देखो, फॉर्मलता जो होता है वो आयनिक पदार्थों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयनिक का मतलब होता है NaCl, KCl, ये सारे के सारे आयनिक होते हैं। अगर इस प्रकार का हम विलयन बनाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फॉर्मल विलयन। तो इसमें क्या होगा, सूत्र भार। देखो, NaCl का एक होता है फॉर्मूला वेट। NaCl का वेट जो है, देखो इसका 23 है
और इसका 35.5 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 58.5। ये इसका अणुभार है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन जब हम किसी पदार्थ को आयनिक अवस्था में लिखते हैं या जो पदार्थ आयनों से मिलकर बना होता है उसके लिए अणुभार के स्थान पर हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं सूत्रभार। तो इनके सूत्रभार का प्रयोग किया जाएगा, चीज बिल्कुल वैसी की वैसी होती है। अर्थात 1 लीटर विलियन में अगर किसी पदार्थ के कितने सूत्रभारों की संख्या घुली है वह उसकी फॉर्मलता कहलाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके, जिससे कि आपको मोलरिटी वगैरह क्लियर हो जाए। और देखो एग्जांपल है सबसे पहला 25 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है जो कपड़े धोने का सोडा है, जिसको धावन सोडा बोलता है, Na2CO3 डॉट 10H2O को पानी में घोलकर विलीन बनाया गया है, जिसका आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व 1.04 ग्राम सेंटीमीटर -3 है। इस विलय में सोडियम कार्बोनेट की मोलरता व मोललता को ज्ञात करना है। तो विलय का भार कितना दे रखा है? विलय का भार दे रखा है 25 ग्राम, ठीक है। विलय का ग्राम अनुभार अपने को ज्ञात करना पड़ेगा Na2CO3 से, इसका मान आएगा 286 ग्राम प्रति मोल। सूत्र से इसको ज्ञात कर लेते हैं। अब विलय का आयतन यहाँ पर उसने नहीं दिया, सॉरी आयतन यहां पर दिया हुआ है, आयतन यहां पर दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लीटर के अंदर बदलेंगे तो याद आएगा 0.2 डेसीमीटर क्यूब। विलीन का घनत्व रो क्या दे रखा है? रो दे रखा है 1.04 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। विलीन के आयतन और घनत्व से विलीन की सहती का मान ज्ञात करना है, मतलब विलीन के भार का मान ज्ञात करना है, तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 208 ग्राम आ जाएगा। अब जल की मात्रा का ज्ञात कर लेंगे, विलय के 37 और विलयन के 37 से विलायक का 208 टोटल विलयन है, उसमें से 25 क्या है Na2CO3.10H2, बाकी विलायक कितना आ जाएगा 183 ग्राम। तो मोलरता क्या होती है? मोलरता का मतलब होता है विलय के मोलों की संख्या बटा आयतन, ठीक है, लीटर में, तो इसका आयतन लीटर के अंदर लिया हमने। तो सबसे पहले अपने को मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। मोलों की संख्या का होता है ग्रामों में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। ग्रामों में मात्रा इस विलय की कितनी दे रखी है 25, ग्राम अणुभार कितना है 286। अब इसका एज इट इज यहां पर मान रख दो। ये मोलरता को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है W बटा MB इंटू 1/V या W बटा MB इंटू V, ठीक है। तो W यहाँ पर ये विलय के लिए है, विलय के लिए W/MB आ जाएगा। W यहाँ पर 25, 286 इंटू 1.02, तो मोलरता की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.437। अब मोलरता क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक की ग्रामों में मात्रा। विलय के मोलों की संख्या बटा ग्राम, जो विलायक है उसकी ग्रामों में मात्रा। तो देखो विलायक की ग्रामों में मात्रा कितनी है 1000, इसके साथ में 1000 ही आएगी। 25 इंटू 286 इंटू 1/183 इंटू 1000, तो क्या आ जाएगा 0.478। मोललता इसकी इतनी आ जाएगी। उसके बाद फॉर्मलता का भी यहाँ पर दे रखा है कंसेप्ट, उसको भी देख लेते हैं। एक सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जिसमें 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम लवण घुला है, इसका घनत्व क्या है 1.05। इसकी सांद्रता, मोल भिन्न और फॉर्मलता को ज्ञात करना है। NaCl की मात्रा 10 ग्राम दे रखी है, सूत्रभार इसका 58.5 होता है। विलयन का घनत्व दे रखा है 1.05, विलयन का आयतन 100 ml दे रखा है। विलायक का अणुभार कितना दे रखा है 18 ग्राम, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। अब इसका विलायक का अणुभार है, विलायक का ग्राम अणुभार वो कितना 18 ग्राम, क्योंकि जल में घोला है तो जल के लिए इसका फिक्स होता है 18 ग्राम। तो विलयन की मात्रा क्या आ जाएगी? विलयन की जो मात्रा है, भार जो है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे 1.05 इंटू 100 इक्वल टू 105 ग्राम। तो विलायक की मात्रा कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10 बराबर 95, क्योंकि इसके अंदर क्या है 10 ग्राम लवण है, 10 ग्राम लवण है तो 95 ग्राम आ गया। NaCl के मोल भिन्न का ज्ञात करना है, तो NaCl के मोलों की संख्या N बराबर 10 मतलब दिया गया भार या ग्राम में भार बटा अणुभार होता है, तो इसके लिए 0.171 आ जाएगा। H2O के लिए क्या आ जाएगा 95/18, तो 5.278। तो NaCl के लिए मोल भिन्न इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और ऊपर जो NaCl की मोल भिन्न है उससे इसको भाग दे दो, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 0.03। मोल भिन्न में एक चीज ध्यान रखना, किसी भी अवयव में, किसी भी सॉल्यूशन में जितनी मर्जी मोल भिन्न हो, सभी का योग 1 के बराबर होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। NaCl की फॉर्मलता ग्राम सूत्रभार होता है। फॉर्मलता NaCl की ग्राम में मात्रा 10 दे रखी है, सूत्रभार 58.5 दे रखा है। विलयन का आयतन क्या है 0.1 लीटर है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.709। तो फॉर्मलता हम इस तरीके से इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मलता को ज्ञात करने के बारे में बात की, मोलरता को ज्ञात करने के बारे में बात की, मोललता को ज्ञात करने के बारे में बात की। उसके अलावा हमने यहाँ पर मोल भिन्न को ज्ञात करने के बारे में बात की। तो आज हम
ये काफ़ी इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, सोल्यूशन चैप्टर से संबंधित काफ़ी सारे जो आइडियाज़ हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, धनात्मक ऋणात्मक विचलन कैसे प्रदर्शित होता है, एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल भिन्न क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।